आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारे कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। आज जिस जगह को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्या की काशी कही है, वो मणिकर्णिका घाट बन चुकी है महोदय, वो मणिकर्णिका घाट बन चुकी है। बच्चों के पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है, वो करेंगे क्या? किसी अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है। भारतवर्ष में आजादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दे। विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। अगर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती थी, then why the change to CBSE to NT? CBSE have taken a lot of steps. They have conducted an entire re-NEET because of 44 boys. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। भूमिका सैनी, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन। Thank you, Chair, for the Thank you, Chair, for the recognition. Before anything else, I would like to start with a quote that says, "The erosion of trust of people in the government is the main reason as a threat to our democracy." कहने का अर्थात ये है कि ये विश्वास ही है लोगों का सरकार में, जो सूत्रधार है किसी भी लोकतंत्र को महान बनाने का। पर अब विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। बीच NT स्कैम, बीच JEE के पेपर बिकना, या फिर UPSC के आला अफसरों का पकड़ा जाना। और हमारी माननीय सरकार तो ऐसी है, they pretend that they are working on it, but the fact we all know कि हो तो कुछ नहीं रहा। And they talk about transparency, unbiasedism. What an hypocrites they are. इतना ऐसा कितनी बार हुआ है जब बच्चों ने किसी सर्वे की रिपोर्ट मांगी हो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आई हो, या आपने कल ही वो रिपोर्ट पेश कर दी हो। How many times have it happened? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। We have the largest constitution. Even our legal laws are stronger than USA. But where we lack is the implementation of these laws. And the reason? Corruption, political interest. We never know when this precious circle of studies become the vicious circle of political interest. And here, I would like to urge this entire hall that we don't need government. अरे लोगों का तो विश्वास ही नहीं है। जहाँ विश्वास ना हो वहाँ कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे चल सकता है?
When people are dying, when the kids are dying, how can you say कि आप कोई regulatory framework देंगे और लोग उसको अंधाधुन विश्वास करेंगे? Never. We need an independent body. It's an era of specialization. People study child psychology, criminology. For that matter, we can have two lawyers who have studied the educational laws very well. And we can have the people like Divyakirti sir, Alakh Pandey sir, who can provide us the regulatory framework. And we can debate that in this parliament. सरकार भी आ गई, लोग भी आ गए, because masses का विश्वास सरकार के साथ तो नहीं है. They trust these people. And we want the trust. We need this independent body. By the way, अगर government इतनी strong हो सकती थी, then why the change to CBSE to NT? CBSE have taken a lot of steps. They have conducted an entire re-NEET because of 44 boys. Now that's what a government should say. And that's what a government should do. ना कि केवल झूठे वादे करना, क्योंकि ये तो सदियों से होते आ ही रहे. आपका अनबायसिज्म हम जानते हैं, आपका अनबायसिज्म हम पहचानते हैं. At the end, I would like to urge to the government that please, once again, please appropriately mention child health in your guidelines and focus on the child welfare, quality education over money and your political interest, just enrollment and literacy. This is all we need. And as an opposition leader, देखिए मैं भी आप पे विश्वास नहीं करती, तो लोग तो क्या ही करेंगे. लोगों का विश्वास पाने के लिए चीजों को सही करना पड़ता है. बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना पड़ता है. ये बच्चों की जिंदगी है, कोई मजाक नहीं जिनके साथ हम खेलें. और आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए वी आर वेरी सॉरी. प्लीज वर्क ऑन देम एंड हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच पीपल ट्रस्ट, नॉट योर विशियस साइकिल ऑफ मनी सर. थैंक यू. एक और स्टूडेंट ने की आत्महत्या. A 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota. हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते. कोचिंग सेंटर्स. जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स. In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. महोदया, भारतवर्ष में आजादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है. शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है. मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी. पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी. ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है. येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम. द कोचिंग सेंटर्स शुड बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए. The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. Psychology के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. Government को coaching centers के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए. In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading government advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग्स जरूर दिखेंगे. इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता. हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं. जय हिंद. थैंक यू. ऑनरेबल मेंबर डीवा शर्मा. स्टार्ट नाउ. किसी अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है. अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है. Greetings to the members of the House. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas.
Between 2019 and 2021, more than 36,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number. Upon seeing this, our government decided to wake up from its sweet slumber and gave us the 2024 regulatory coaching guidelines. However, they've missed the mark with this one, and let's see how. Firstly, the guidelines state at multiple places that there is undue stress or academic pressure on coaching-going students. Let's look at some numbers, shall we? For an exam like NEET, there are 25 lakh students competing for just 50,000 seats. For an exam like JEE, there are 14 lakh aspirants vying for 14,000. So no, I disagree with the government on this premise that even though coachings may create pressure on students, one of the major reasons for stress in their life is the limited number of government college seats. A simple solution involves increasing the number of seats available, but our government has not paid heed to that either. A new regulation in the guidelines state that no student below the age of 16 can enroll in private centers. However, what we are forgetting, ladies and gentlemen, is that preparation for higher competitive exams like UPSC, JEE or NEET isn't done overnight. It takes time and efforts of early foundational courses. But with such provisions, we're robbing the younger generation of beautiful opportunities. Honorable member, kindly conclude your speech. India's education system is severely underfunded, with most states just allotting 2.5 to 3.2% of their GDP to education, which is far below the Kothari Commission's recommended 6%. So I urge the government to finally start investing more in building better infrastructure and teacher skills. Honorable member Tejaswa Vashisht. Thank you, Speaker Madam. Madam, नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारे कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोर हार्यम ना च राज्य कार्यम ना भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम. Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपए बढ़ाकर आपको 30,001 रुपए की स्कॉलरशिप दे दूं। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। We need upfront fee disclosures. We need clear refund policies and regular audits. बात करते हैं alarming mental health issues की। एक जमाना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। लोग कहते हैं अगर हम भी बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते। पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं। मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट खराब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल। सुनकर अजीब लगा, पर यह सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this